नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत के अगले उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और भाजपा के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज बी सुदर्शन रेड्डी को कड़े मुकाबले में 152 वोटों से हराया। राज्यसभा महासचिव पीसी मोदी ने बताया कि कुल 781 योग्य सांसदों में से 767 ने वोट डाले, जिसमें 98.2% वोटिंग हुई। इनमें से 752 वोट वैध और 15 अवैध रहे। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोट हासिल हुए। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद कराया गया। तमिलनाडु से आने वाले 67 वर्षीय राधाकृष्णन बीजेपी के अनुभवी नेता हैं। वे 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं और तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। वर्तमान में वे महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। उनकी साफ सुथरी छवि और दक्षिण भारत में संगठन मजबूत करने की क्षमता को उनकी जीत की अहम वजह माना जा रहा है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने नेपाल की ताजा राजनीतिक हलचल पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को निशाने पर लिया है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया था। इसके कुछ ही घंटे बाद राउत ने काठमांडू की आगजनी और हिंसा का एक वीडियो एक्स पर साझा करते हुए लिखा कि नेपाल आज, यह स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम। उन्होंने अपनी पोस्ट में मोदी और भाजपा को भी टैग किया। राउत की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। समर्थकों ने इसे भ्रष्टाचार और दमन के खिलाफ चेतावनी बताया, जबकि आलोचकों ने उन पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया। एक यूजर ने सवाल किया कि यह चेतावनी है या धमकी। राउत का यह बयान भारत में विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच नया वाक युद्ध छेड़ता दिख रहा है। नेपाल की सड़कों पर मचे बवाल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बीच काठमांडू के मेयर और पूर्व रैपर बालेंद्र शाह उर्फ बालेन शाह का नाम तेजी से उभर रहा है। सोशल मीडिया पर बालेन दाई, लीड लो जैसे नारे ट्रेंड कर रहे हैं और खासकर जेन ज़ी उन्हें देश का नया नेता मान रही है। 35 वर्षीय बालेन, जिन्होंने 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर मेयर का चुनाव जीता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रवैये और युवाओं की आवाज सुनने की इच्छा के लिए मशहूर हैं। टाइम मैगजीन ने भी उन्हें 2023 में टॉप 100 इमर्जिंग लीडर्स में शामिल किया था। हाल ही में सोशल मीडिया बैन और पुलिस की गोलीबारी से भड़के प्रदर्शनों के बीच उन्होंने युवाओं का समर्थन किया और संयम बरतने की अपील की। ओली के इस्तीफे के बाद कई लोग बालेन को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। हालांकि पारंपरिक दलों की राजनीति के बीच उनकी राह आसान नहीं होगी, लेकिन वे आज नेपाल की नई पीढ़ी के लिए उम्मीद की किरण बन चुके हैं। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब देश का सबसे बड़ा युवा विद्रोह बन चुका है, जिसका नेतृत्व 36 वर्षीय एक्टिविस्ट सुदन गुरुङ कर रहे हैं। गुरुङ, जो हामी नेपाल एनजीओ के अध्यक्ष हैं, ने छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों के साथ शांतिपूर्ण मार्च का आह्वान किया था, लेकिन सरकार द्वारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के बाद यह विरोध हिंसक हो गया। सोमवार को काठमांडू में संसद के बाहर हुई गोलीबारी में कम से कम 21 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए, जिससे गुस्सा और भड़क उठा। केपी चोर, देश छोड़ जैसे नारे राजधानी में गूंजने लगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल और संयुक्त राष्ट्र ने हिंसा की निंदा की और निष्पक्ष जांच की मांग की है। आंदोलन अभी जारी है और नेपाल की राजनीतिक अस्थिरता को और गहरा कर रहा है। नेपाल की सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने मंगलवार को एक संयुक्त अपील जारी की, जिसमें प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए संकट का समाधान करने का आग्रह किया गया। उन्होंने कहा कि चूंकि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री का इस्तीफा पहले ही स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए हम सभी से संयम बरतने और इस कठिन परिस्थिति में जान माल को और नुकसान न होने देने का आह्वान करते हैं। उन्होंने सभी संबंधित पक्षों से राजनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का भी आह्वान किया। कतर की राजधानी दोहा में इसराइल ने हमास के वरिष्ठ नेताओं पर हमला किया है। इस्राएली सेना ने कहा कि उसने हमास के शीर्ष नेताओं के खिलाफ सटीक हमले किए, हालांकि उसने स्थान का नाम नहीं बताया। वहीं समाचार एजेंसी एएफपी ने रिपोर्ट किया कि दोहा में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं और कई इलाकों से धुआं उठता देखा गया। हमास के एक अधिकारी ने बीबीसी को बताया कि उनके प्रतिनिधि मंडल को उस समय निशाना बनाया गया जब वे वार्ता के लिए एक बैठक चल रही थी। यह घटना ऐसे समय हुई है जब गजा में लगातार संघर्ष जारी है और शांति वार्ता की कोशिशें की जा रही हैं। इस हमले से क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।
नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आंदोलन मंगलवार को हिंसक हो गया। कर्फ्यू के बाद जनरेशन Z के युवा सड़कों पर उतर आए और संसद भवन, राष्ट्रपति भवन व सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने कई मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों प्रचंड व शेर बहादुर देउवा के घरों को आग के हवाले कर दिया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की पिटाई भी हुई। इस हिंसा में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। पीएम KP शर्मा ओली ने आर्मी चीफ की सलाह पर इस्तीफा दे दिया। हालांकि अफवाह है कि वे विदेश भाग सकते हैं। इस बीच गृह मंत्री, कृषि मंत्री और जलापूर्ति मंत्री समेत कई मंत्रियों ने भी नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया। सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा लिया है और मृतकों के परिजनों के लिए राहत, घायलों के मुफ्त इलाज तथा जांच समिति की घोषणा की है। प्रदर्शनों को जेन Z आंदोलन कहा जा रहा है, जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और सरकार की नाकामी से उपजा है। हालात पर भारत और संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है और संयम बरतने की अपील की है। कतर के विदेश मंत्रालय ने दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं पर इसराइल के हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर माजिद अंसारी ने कहा कि हमले में दोहा का एक आवासीय परिसर प्रभावित हुआ, जहां हमास की राजनीतिक शाखा के कई नेता रहते हैं। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन और कतर के लिए बड़ा खतरा बताया। कतर ने कहा कि इसराइल का यह लापरवाही भरा बर्ताव और क्षेत्रीय सुरक्षा में लगातार हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की और चेतावनी दी कि कतर ऐसे मामलों पर नजर रखेगा और उचित कार्रवाई करेगा। दोहा में हमास के वरिष्ठ नेताओं पर हमले के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से बयान आया है। नेतन्याहू के कार्यालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हमास के शीर्ष आतंकी नेताओं पर हुआ हमला पूरी तरह इसराइल की स्वतंत्र कार्रवाई थी। बयान में आगे लिखा गया कि इसराइल ने शुरू किया, इसराइल ने इसे पूरा किया और इसराइल इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के पूर्व अधिकारी अजीत संघाई ने गजा की स्थिति पर गंभीर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि इसराइली हमलों से गजा शहर पूरी तरह तबाह हो सकता है और वहां कुछ भी नहीं बचेगा। BBC से बात करते हुए उन्होंने बताया कि पानी की टंकियां, सड़कें और जरूरी इमारतें पहले ही नष्ट हो चुकी हैं, खासकर गजा के उत्तरी हिस्से में। उनका कहना है कि अब गजा शहर का भी यही हाल होने का डर है। संघाई ने बताया कि हजारों लोग दक्षिण की ओर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई लोग अपने घर छोड़ना नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि एक बार जमीन छोड़ने के बाद वे लौट नहीं पाएंगे। इसराइल ने लोगों को अल मवासी जाने को कहा है, जिसे मानवीय क्षेत्र घोषित किया गया है, लेकिन संघाई ने साफ कहा कि गजा के मध्य या दक्षिणी हिस्से में भी कोई जगह वास्तव में सुरक्षित नहीं है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत को कड़ी चेतावनी दी है। सोमवार को एक इंटरव्यू में नवारो ने कहा कि भारत को किसी न किसी समय अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर मानना ही पड़ेगा, वरना इसका अंजाम दिल्ली के लिए अच्छा नहीं होगा। नवारो ने भारत को महाराजा ऑफ टैरिफ कहा और आरोप लगाया कि भारत अमेरिका के सामान पर सबसे अधिक शुल्क लगाता है। उनका कहना था कि ये सच है कि भारत दुनिया के बड़े देशों में अमेरिका पर सबसे ऊंचे टैरिफ लगाता है, इससे निपटना होगा। चीन के राजदूत जू फेईहोंग ने अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ को अनुचित और बिना सोचे समझे बताते हुए आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने लंबे समय से मुक्त व्यापार का लाभ उठाया है, लेकिन अब टैरिफ को हथियार बनाकर विभिन्न देशों से अनुचित लाभ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जू ने भारत और चीन संबंधों को मजबूत करने पर जोर देते हुए भारतीय कंपनियों को चीन में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। चीन की इंडस्ट्री के लिए भारत में निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और भेदभाव रहित व्यापारिक माहौल की उम्मीद जताई। जू फेईहोंग ने सोमवार को कहा कि एक तरफा नीति और धौंस के कारण विश्व में उथल-पुथल और परिवर्तन का नया दौर आ गया है। चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने भारत के सैनिकों की बहादुरी की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने एशिया और यूरोप के कई मोर्चों पर अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सैनिक उत्तर अफ्रीका, पश्चिम एशिया, इटली और बर्मा के युद्ध अभियानों में शामिल रहे। चीन के राजदूत ने बताया कि उस समय भारत ने 25 लाख से अधिक स्वयंसेवी सैनिकों को युद्ध में भेजा था और लगातार रणनीतिक संसाधन भी मुहैया कराए थे। राजदूत ने कहा कि चीनी लोग कभी नहीं भूलेंगे कि भारतीय सैनिकों ने हजारों मील दूर आकर हमें सहयोग दिया। उन्होंने 1938 की इंडियन मेडिकल मिशन का भी जिक्र किया, जब डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस और डॉक्टर बसु चीन गए थे। उन्होंने 1938 की इंडियन मेडिकल मिशन का भी जिक्र किया, जब डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस और डॉक्टर बसु चीन गए थे। डॉक्टर कोटनिस ने मोर्चे पर अस्पताल बनाए और अनगिनत सैनिकों व नागरिकों की जान बचाई।
डॉक्टर बसु ने 6 साल चीन में रहकर काम किया और भारत में एक्यूपंक्चर जैसी चिकित्सा पद्धति का परिचय कराया। ये बयान चीन में आयोजित जापानी आक्रामकता पर विजय की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर दिए गए। इस समारोह में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी मौजूद थे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.